लालची ब्राह्मण। छेलू नाम का एक आदमी था जो गांव-गांव जाकर दिन में तो घरों की रेकी किया करता और फिर रात के अंधेरे में उन्हीं घरों में जाकर चोरी किया करता था। एक रोज वीरपुर गांव में रात के समय एक आदमी उसे चोरी करके घर से निकलते हुए देख लेता है तो शोर मचाकर सभी को जगा देता है। छेलू ने अपना मुंह कपड़े से बांध रखा था और वो भागने लगता है। तभी लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं तो जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। कैसे जालिम लोग हैं, सबने मिलकर जम के धोया है मुझे। ये चोरी का धंधा तो जान पर बनाया है। बाल बाल बचा हूँ मैं आज तो। आई मेरा कंधा। कुछ देर में छेलू उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह कोई उसे भिखारी समझकर उसके आगे कुछ सिक्के फेंक जाता है। नींद खुलने पर जब वो उन सिक्कों को देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती है। क्या बात है, इतने चिल्लर कौन छोड़ गया? खैर, जो भी देकर गया भगवान उनका भला करे, लेकिन शुरुआत मुझसे करे। इन्हें समेट लेता हूँ जल्दी से। छेलू उन सिक्कों को समेटकर वहाँ से चल पड़ता है और वो दिन के समय चोरी करने के लिए घर की तलाश कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ औरतें एक ब्राह्मण को अनाज दान कर रही थी। ब्राह्मण देवता, इस अनाज को स्वीकार करें और मेरे परिवार को सुख शांति प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे। भगवान को स्मरण कर दान पुण्य का काम करते रहो। भगवान तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनाए रखेंगे। उस ब्राह्मण को अनाज दान में मिलते देखकर छेलू सोच में पड़ जाता है और अपने आप से बातें करते हुए कहता है, इन ब्राह्मणों की तो चांदी ही चांदी है। बिना मेहनत के ही खाने लायक अनाज मिल जाता है और मुझ बेचारे चोर को तो रात को चोरी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। अगर इन ब्राह्मणों को इतना ही फायदा है तो क्यों ना मैं भी ब्राह्मण बन जाऊं। छेलू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर कुछ खाने पीने के बाद बचे पैसों से ब्राह्मण का रूप लेने के लिए कुछ भगवा रंग के कपड़े, रुद्राक्ष की माला, नकली बाल, दाढ़ी और एक कमंडल खरीदकर ब्राह्मण का भेष धारण करके रास्ते में जा रहा होता है और गांव के एक घर के सामने रुककर आवाज लगाता है, ब्राह्मण को कुछ दान करो। कोई है घर में? ब्राह्मण खड़ा है तुम्हारे द्वार पर, कुछ दान करो। उसकी आवाज सुनकर एक औरत घर से कुछ चावल लेकर बाहर निकल आती है और उसे ब्राह्मण समझकर कहती है, ब्राह्मण देवता, इसे स्वीकार कीजिए। ये ब्राह्मण अनाज नहीं लेता, पुण्य चाहिए तो ब्राह्मण को भोजन कराओ। क्यों नहीं, आप आराम से बैठिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ आपके लिए। वो औरत अपने घर में जाती है और कुछ देर में उसके लिए बढ़िया पकवान एक थाली में रख कर लाती है, जिसे देखकर छेलू का मन ललचाने लगता है और वो गपागप खाना खाने में लग जाता है। ये देखकर वो औरत हैरानी से मन ही मन कहती है, ये कैसा भूखा ब्राह्मण है जो इस तरह से भोजन कर रहा है जैसे भिखारी को पहली बार भोजन मिल रहा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते, जो भी हो है तो ये ब्राह्मण ही। कुछ देर में वो सारा खाना खा जाता है और डकार लेते हुए कहता है, बहुत स्वादिष्ट था, मेरे पेट को शांति मिली। मुझे खुशी है कि मैंने ब्राह्मण को भोजन करवाया। आप और कुछ लेंगे? फिलहाल तो नहीं, लेकिन ऐसे ही ब्राह्मणों को भोजन करवाती रहो, भगवान होंगे प्रसन्न एक दिन। इतना कहकर छेलू उसे आशीर्वाद देकर आगे की ओर बढ़ जाता है और चलते हुए बोलता है, ब्राह्मण बनकर तो फायदा ही फायदा है। लोग मुफ्त में खाना भी खिलाते हैं और दुत्कारते भी नहीं। इस तरह तो मुझे चोरी करने में मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। आज से मैं तो इसी गांव में ब्राह्मण बनकर रहूंगा। छेलू अब उस गांव में ब्राह्मण बनकर रहने लगता है और वो घर घर जाकर भोजन किया करता। साथ ही मंदिर में जब भी कोई बड़ा आयोजन होता तो भोज के लालच में ब्राह्मणों में सबसे आगे खड़ा रहता। लेकिन अब गांव वाले उसे पहचानने लगे थे। बात एक रोज की है, जब गांव के मुखिया के घर भगवान सत्यनारायण की पूजा थी तो सभी ब्राह्मण उसके घर भोज के लिए पहुँचे थे। खाने की लालच में छेलू भी वहाँ पहुँच जाता है तो मुखिया सभी ब्राह्मणों का स्वागत करते हुए कहता है, आप सभी ब्राह्मणों का मेरे घर में स्वागत है।
आप सभी अपना आसन ग्रहण कीजिए, कुछ देर में भोजन आता ही होगा। मुखिया जी के इतना कहते ही छेलू सबसे पहले बैठ जाता है। ये देखकर सबको ही अजीब लगता है, लेकिन मुखिया कुछ नहीं कहता है। कुछ ही देर में सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा जाता है। जहाँ सभी ब्राह्मण खाने को प्रणाम कर रहे होते हैं, तो वहीं छेलू खाना खाना शुरू कर देता है और खाना परोसने वाले को बार बार अपने पास बुलाकर खाना लेता है। खाना खाने के बाद सभी ब्राह्मण को मुखिया दक्षिणा के तौर पर वस्त्र दान करता है, जिसे लेने से मना करते हुए छेलू कहता है, गांव के मुखिया होकर भिखारियों की तरह ये वस्त्र दान कर रहे हो ब्राह्मण को। अब नाराज ना हो ब्राह्मण, जो मुझसे बन पा रहा है वही दे रहा हूँ। अरे ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया है तो दान भी तो बड़ा करना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ धन धान्य की प्राप्ति तो होनी चाहिए मुखिया जी। उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी ब्राह्मण हैरान थे और उसके साथ साथ मुखिया भी। लेकिन वो इस समय बिना कुछ कहे सभी ब्राह्मण को कुछ धन देकर वहाँ से विदा करता है। तो छेलू के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और आंखों में लालच नजर आता है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। गांव में कई लोग इस ब्राह्मण के बार बार घर में आकर भोजन करने से परेशान हो जाते हैं। तभी एक रोज गांव की पंचायत में इस मुद्दे को उठाया जाता है, जहां सभी लोग अपनी राय रखते हुए कहते हैं, मुखिया जी, न जाने वो कैसा ब्राह्मण है, जब आता है कुछ न कुछ मांगता है। कई ब्राह्मणों को देखा है मैंने, लेकिन इस जैसा लालची ब्राह्मण नहीं देखा। सही कह रही हो बहन, ऐसा लालची ब्राह्मण नहीं देखा कभी। तो जबरदस्ती दान मांगता हो और ना मिलने पर गुस्सा भी करता हो, जैसे दान नहीं वसूली कर रहा हो। ऐसे ब्राह्मण को कोई मन से कैसे दान कर सकता है मुखिया जी? आप लोगों का कहना सही है, मुझे भी वो ब्राह्मण लालची लगता है। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना होगा। पर कैसे? उसके लिए मेरे पास एक योजना है। एक रोज मुखिया गांव के मंदिर में शाम को आरती के समय जाते हैं, जहां सभी ब्राह्मण होते हैं, साथ ही सभी गांव वाले भी उपस्थित होते हैं। आरती खत्म होने और प्रसाद लेने के बाद सभी ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने लगते हैं, लेकिन छेलू वहां खड़ा अपने कान खुजा रहा होता है। ये देखकर मुखिया उसे घूरने लगता है। कुछ ही देर में मुखिया सभी ब्राह्मणों से एक सवाल पूछते हुए कहता है, ब्राह्मणों, आप सब महाज्ञानी और चारों वेदों को जानने वाले हैं, लेकिन मैं उन वेदों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या आप में से कोई हम गांव वालों को वेदों का ज्ञान दे सकता है? क्यों नहीं मुखिया जी, ब्राह्मणों का काम तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ही है। मैं चाहता हूँ इस बारे में हमें आप बताएं। मुखिया अपने हाथ से ब्राह्मणों के बीच बैठे छेलू की ओर इशारा करता है, तो छेलू मन ही मन कहता है, ये गांव का मुखिया पगला है क्या? कैसे सवाल पूछ रहा है मुझसे? अब मैं इसे क्या जवाब दूं? आप चुप क्यों हैं? कुछ कहिए, बताइए वेदों के बारे में। वेद क्या होते हैं? ये तो भगवान ही बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो आप 4 वेदों के नाम ही हमें बता दीजिए। मुखिया के सवालों का छेलू के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे घबराहट के मारे पसीने आने लगते हैं। कैसे ब्राह्मण हो तुम, जिसे वेदों के नाम तक नहीं पता? ये ब्राह्मण होता तो उसे इस सवाल का उत्तर पता होता ना। ये कोई ब्राह्मण नहीं है। मुखिया की बात सुनकर छेलू समझ जाता है कि वो गांव वालों को और बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए वो अपना कमंडल उठाए वहाँ से भागने लगता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। बता, कौन है तू और क्यों ब्राह्मण बनकर लोगों को बेवकूफ बना रहा था? मुझे माफ कर दो मुखिया जी, मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। पैसे और खाने के लालच में मैंने ब्राह्मण बनने की सोची। मूर्ख आदमी, अपने लालच को पूरा करने के लिए तूने खुद को ब्राह्मण कहा। धिक्कार है तुझ पर। मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे यहाँ से। मैं फिर कभी ऐसा ढोंग नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। नहीं मुखिया जी, इससे तो सजा मिलनी ही चाहिए। इसकी इस हरकत से हमारा तो ब्राह्मणों से भरोसा ही उठ जाता। ये सही कह रही है मुखिया जी। सभी गांव वालों के कहने पर मुखिया उस लालची ब्राह्मण बने छेलू को गांव से निकलवा देता है, जिसके बाद से वो भटकने लगता है और छेलू की हालत वापस पहले जैसी हो जाती है। सुनिए जी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हैं।
कोई बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस माँ की बहुत याद आती है। जी वो तो है, माँ को भला कैसे भुलाया जा सकता है, लेकिन वो जहाँ भी हैं हमें देख रही हैं। हाँ, माँ हमेशा हमारे साथ है। अरे माँ से याद आया, माँ जी का जो कमरा है उसका दरवाजा टूट गया है, अगर आप उसे बनवा देते तो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? चलो मैं काम से लौटते वक्त माँ के कमरे का दरवाजा देखता आऊंगा। अब कश्यप अपने काम पर निकलने से पहले अपनी माँ के कमरे में जाकर उस टूटे हुए दरवाजे को देखता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। और देर शाम ऑफिस से आते वक्त एक दुकान पर जाता है जहाँ सिर्फ कश्यप को दरवाजा ही दरवाजा नजर आता है। अब कश्यप दुकान वाले से दरवाजे की पूरी जानकारी लेता है। जी देखिए, हमारा दुकान कोई आज से नहीं है, बहुत ही पुराना दुकान है हमारा। आप कोई भी दरवाजा सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे एक ऐसा ही दरवाजा चाहिए जिसका दरवाजा मजबूत हो और वो अच्छा खासा चले, पर बजट थोड़ा कम ही है मेरा। अरे कोई बात नहीं, बस आप दरवाजे का डिजाइन सेलेक्ट कीजिए, फिर देखिए आपको मैं एक से बढ़कर एक दरवाजा दिखाता हूँ। जी ये वाला दरवाजा बेस्ट रहेगा, आप इसको फाइनल कर दीजिए। और कब तक लग जाएगा ये दरवाजा? जी बस समझिए लग गया, अभी आपके साथ साथ अपने आदमी को भेजकर नाप ले लेते हैं। कश्यप को एक ऐसा दरवाजा पसंद आता है जो दिखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी बाबा आदम के जमाने का दरवाजा है। लेकिन कश्यप के चले जाने के बाद वो दुकान वाला अपने आदमी से कहता है, राजू जाकर इस एड्रेस पे दरवाजे का नाप लिया और ये दरवाजा फिट करके लगा दे। लेकिन मालिक ये तो वही दरवाजा है जिसे मैंने गुप्ता जी के घर में लगाया था और उनके घर में अजीबोगरीब अनहोनी होने लगी थी। सुन इधर आ, मेरे सामने ये दरवाजे की बात की है तूने, आगे से किसी के सामने गा मत दियो। चल जा, अब अपना काम कर। अब अपने मालिक की बात सुनकर राजू उदास हो जाता है और वो दरवाजे के नाप के लिए कश्यप के घर आकर नाप लेकर चला जाता है और अगले ही दिन वो दरवाजा फिट करके चला जाता है। अब दरवाजा लगाने के बाद कश्यप की पत्नी सिया कश्यप से कहती है, जी मुझे ये दरवाजा तो बड़ा ही पुराना सा लग रहा है, आपको यही दरवाजा पसंद आया था क्या? अरे माँ के कमरे में ही तो लगाना था और मेरे पास बजट भी नहीं था, तो मैंने दुकान वाले से 500 में ही ये दरवाजा फिट कर लिया। वो कह रहा था ये किसी के घर का पुराना दरवाजा है। अच्छा फिर ठीक है, वैसे भी माँ जी के कमरे में किसी का ज्यादा आना जाना भी नहीं है। हाँ, मेरे अलावा तो माँ के कमरे में कोई जाता भी नहीं। चलो अब खाना लगा दो, कल काम पर भी जल्दी जाना है। अब कश्यप खाना पीना खाकर सो जाता है और वो सपने में अपनी माँ को देखता है। अब सुबह कश्यप की नींद थोड़ी देर से खुलती है और वो उठते ही घड़ी देखता है तो उठकर नहाने के लिए चला जाता है। जब मुझे कहीं जल्दी जाना होता है तो उस दिन तो मैं लेट जरूर हो जाता हूँ। जी खाना तैयार है, मैं खाना लगा रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। कब से मैं आपको उठा रही थी, लेकिन आप हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। न जाने मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मैंने अभी माँ को सपने में देखा। राम राम, कहते हैं सुबह का सपना तो सच होता है जी। अब कश्यप ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद खाना पीना खाता है और जैसे ही वो काम पर निकलने लगता है वैसे ही उसे सुबह का उसकी माँ का सपना याद आ जाता है। न जाने माँ मुझसे क्या कहना चाह रही थी। वैसे भी काम के लिए लेट हो ही गया हूँ, माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलता हूँ। काम के लिए लेट हो रहा हूँ, काश कोई ऐसा जादू होता मेरे पास कि पल भर में मैं अपने ऑफिस पहुँच जाता। कश्यप इतना बोलकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाता है वो सीधे अपने माँ के कमरे से ऑफिस के गेट के बाहर पहुँच चुका होता है। ये क्या था? ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ हो रहा है और ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा ऑफिस है। कश्यप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हो रहा था वो सच था या उसके साथ ये सब एक मजाक हो रहा था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब इधर सिया जो कश्यप का टिफिन लेने गई थी वो कश्यप को पूरे घर में ढूंढती है। अजी सुनिए, कहाँ हैं आप? अभी तो यही थे, 1 मिनट में कहाँ गायब हो गए आप? इनका भी ना मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अब पूरे दिन भूखे रहेंगे तो अक्ल ठिकाने पर आएगी इनकी। ये क्या हुआ मेरे साथ? कहीं ये सब माँ तो नहीं कर रही है? चलो एक बार फिर से कहता हूँ, काश मैं घर पहुँच जाता। अरे क्या हुआ आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? हवा में उड़ने वाले हैं क्या? अरे इन लोगों की भी यही प्रॉब्लम है, कहीं भी चैन से जीने नहीं देंगे। बड़ा अजीब आदमी है, एक तो मैं इनका भला पूछ रहा हूँ और ये हैं कि उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं।
लगता है बस माँ के कमरे में जाकर ही ये जादू हो सकता है। चलो अब रात में देखूंगा कि कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। कहीं वो पुराना दरवाजा रहस्यमय तो नहीं हो सकता है। अब कश्यप का पूरे दिन काम में मन ही नहीं लगता और वो उस दरवाजे और उसके साथ हुए जादू के बारे में ही सोचता रह जाता है। अब देर शाम जैसे ही कश्यप घर आता है, वैसे ही सिया कश्यप से कहती है, क्या बात है जी, आप परेशान लग रहे हैं और आप मेरे टिफिन लाने तक कहाँ चले गए थे? कश्यप तो उस जादू के बारे में सोच रहा था और वो इसलिए अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। अब सिया कश्यप के कंधे पर हाथ रखती है। अरे, मैं आपसे ही बातें कर रही हूँ, क्या बात है, किस सोच में पड़े हैं आप? अरे वो देखो, मैं ऑफिस के काम के बारे में सोच रहा था। मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाइए। अब जब तक सिया कश्यप के लिए खाना निकालने जाती है, तब तक कश्यप अपनी माँ के कमरे के बाहर खड़ा होकर अपनी आँखों को बंद करके कहता है, काश मैं अभी घर के गेट पर होता। अब तो पक्का है, ये दरवाजा ही रहस्यमय है। चलो अंदर चलकर ही कुछ बोलता हूँ। अब कश्यप अपनी माँ का कमरा खोलता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, काश मैं अपने घर के दरवाजे पर होता। और ऐसा ही होता है। कश्यप कमरे से सीधे अपने घर के गेट पर आ जाता है। अब इधर सिया कश्यप को गेट पर देखकर कहती है, अजी, आप तो अभी माँ जी के कमरे की तरफ जा रहे थे ना, तो यहाँ कैसे पहुँचे? कहीं हमारे घर में किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं है? अरे अभी मैं माँ के कमरे से ही बाहर आया हूँ। हाँ, वहीं रख कर आई तो देखा कि आप यहाँ पर दरवाजा पीट रहे हैं। अब कश्यप खा पी कर सो जाता है और सुबह फिर से लेट उठता है। हालांकि सिया कश्यप को कई बार उठाती भी है, लेकिन कश्यप सिया से कहता है, अरे सोने भी दो, बस 2 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊंगा। जाओ तुम अपना काम करो। 2 मिनट में ऑफिस पहुँच जाएंगे? सच में नींद में कुछ भी बोल रहे हैं आप। 2 मिनट में तो कोई हवाई जहाज भी आपको आपके ऑफिस तक नहीं पहुँचाने वाला। अब कश्यप देर से उठता है और अपने ऑफिस के समय तैयार होकर अपनी माँ के कमरे में जाता है और उस रहस्यमयी दरवाजे से सीधे होते हुए अपने ऑफिस पहुँच जाता है। और इधर सिया फिर से कश्यप को न देखकर कहती है, न जाने आजकल ये मुझसे बिना मिले ही ऑफिस कैसे चले जाते हैं। जरूर ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ये मेरी सौत के साथ घूमने फिरने तो नहीं चले जाते? नहीं नहीं, इनकी शक्ल भी कुछ खास नहीं है। कौन ही भला भाव देगा इन्हें? कश्यप का वो रहस्यमयी दरवाजा उसे कहीं भी पहुंचा सकता था। अब कश्यप भी उस दरवाजे से होते हुए कहीं भी आसानी से चला तो जाता था, लेकिन आने के लिए उसे अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ता था। अब एक रोज शाम के समय सिया और कश्यप में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। तभी कश्यप अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता हुआ कहता है, मैं कुछ समय के लिए बाहर ही चला जाता हूँ, वरना ये बोलेगी कि मैं इसे मार बैठूंगा। इस औरत से सच में मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी तो मन करता है नरक ही चला जाऊं। कम से कम चैन की जिंदगी तो जी पाऊंगा वहाँ। इतना बोलते ही कश्यप नरक लोक में पहुँच जाता है और अब नरक लोक से वापस आना तो उसके लिए संभव नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ से आ नहीं सकता था। लेकिन सिया यहाँ कश्यप को ढूंढती रह जाती है और वो सोचती है कि उसकी लड़ाई की वजह से कश्यप घर छोड़कर चला गया या फिर मर गया। लेकिन ये तो उस रहस्यमयी दरवाजे का किया धरा था जिससे सिया बिल्कुल अनजान थी।